ओके फ्रेंड्स, तो आज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन में हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, या जो फिजियोलॉजी होती है यूरिन फॉर्मेशन की वो क्या होती है। ठीक है, सो आवर चैप्टर इज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स and their elimination. ओके, सो अभी तक हमने पढ़ा कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है और नेफ्रॉन में जो है कौन कौन से पार्ट जो है उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ओके, सो अब हम पढ़ेंगे कि उन स्ट्रक्चर्स का, ग्लोमेरुलस का, ओके, और बोमन्स कैप्सूल का, और हमारे ट्यूब्यूल्स का, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हैनले, इनका क्या काम होता है बॉडी में। ठीक है, तो फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन। फिजियोलॉजी मतलब कैसे एक्सक्रीशन का जो फंक्शन है वो हमारी बॉडी में परफॉर्म किया जाता है, ये हम पढ़ेंगे। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अमोनियोटैलिक होते हैं, कुछ यूरियोटैलिक होते हैं, कुछ यूरिकोटैलिक होते हैं और कुछ एमिनोटैलिक होते हैं। ठीक है, तो अमोनियोटैलिक उनको कहा था जो कि अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, यूरियोटैलिक उनको कहा था जो कि यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, और यूरिकोटैलिक उनको कहा था जो कि यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं। तो जो मैन है वो प्रीडोमिनेंटली यूरियोटैलिक है, मतलब जो ह्यूमन होते हैं, ह्यूमन एक्सक्रीट यूरिया इन द यूरिन, तो दे आर कॉल्ड यूरियोटैलिक। ठीक, अब हमने पढ़ा था अमोनियोटैलिक और यूरियोटैलिक में कि जो अमोनिया होता है वो इजीली बन जाता है और बहुत कम एनर्जी उसको फॉर्मेशन में लगती है क्योंकि वो फर्स्ट मेटाबोलाइट है अमीनो एसिड्स का। लेकिन जो यूरिया है वो अमोनिया का सेकेंड मेटाबोलाइट है, मतलब कि जब अमीनो एसिड से अमोनिया बनता है तो अमोनिया से फर्दर बनता है, क्या बनता है, यूरिया। तो यूरिया बनने के लिए फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन जानने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि यूरिया कैसे फॉर्म होता है, और फिर हमें देखना पड़ेगा कि यूरिन कैसे फॉर्म होती है, मतलब कि यूरिया को एक्सक्रीट करने के लिए जो यूरिन फॉर्म होती है किडनी में वो कैसे फॉर्म होती है और फिर कैसे उसे एक्सक्रीट कर दिया जाता है। तो फिर हम देखेंगे यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बॉडी की एक्टिविटी है, क्योंकि यदि यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ हो तो हार्मफुल मटेरियल्स, हार्मफुल सब्सटेंसेस बॉडी में बढ़ते जाते हैं और फिर फर्दर प्रॉब्लम कॉज करते हैं। तो एक्सक्रीशन की फिजियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी हार्मोन्स जो हैं उसको रेगुलेट करते रहते हैं, और एक दूसरे से जुड़ी हुई ब्लड प्रेशर जो है, ब्लड हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है और एक्सक्रीटरी सिस्टम है, दे आर बाउंड टुगेदर, दे रेगुलेट ईच अदर। ठीक है, कैसे, यदि ब्लड प्रेशर जो हाई होता है तो हमारा फिल्ट्रेशन प्रॉपर होता है, नॉट हाई, इफ द ब्लड प्रेशर इज नॉर्मल द फिल्ट्रेशन इज प्रॉपर। यदि ब्लड प्रेशर हाई होगा तो फिल्ट्रेशन में भी प्रॉब्लम आती है, किडनी के नेफ्रॉन में प्रॉब्लम होती है। खैर, ये जो प्रॉब्लम है वो हम फर्दर पढ़ेंगे, पहले हम फिजियोलॉजी पढ़ते हैं फिर पैथोलॉजी पढ़ेंगे। पहले हम नॉर्मल समझ लें, नॉर्मल क्रिया क्या होती है, नॉर्मल प्रोसेस क्या होती है, फिर हम देखेंगे बाद में डिजीजेस ऑफ किडनी जिसमें हम पैथोलॉजी पढ़ेंगे, व्हाट इज एबनॉर्मल। ओके, तो सबसे पहले आता है यूरिया फॉर्मेशन। तो यूरिया फॉर्मेशन जो होता है उसको कहते हैं, जिस यूजुअली जो यूरिया फॉर्मेशन है मेनली लिवर में होता है, फॉर्म इन द लिवर एंड some into the kidney and brain। थोड़ा बहुत यूरिया जो है वो ब्रेन और किडनी में भी फॉर्म होता है। ठीक, अब जो यूरिया फॉर्मेशन की साइकिल होती है लिवर में उसको ऑर्निथीन आर्जिनिन साइकिल कहते हैं,
ऑर्निथीन आर्जिनिन साइकिल, ठीक है। ऑर्निथीन आर्जिनिन साइकिल में कैसे यूरिया फॉर्म होता है ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऑर्निथीन आर्जिनिन साइकिल में सबसे पहले क्या होता है, अमीनो एसिड जो एक्स्ट्रा अमीनो एसिड रहते हैं, ठीक है, डीअमीनेट होते हैं एंड, और ये जो रहते हैं ये होते हैं एक्स्ट्रा अमीनो एसिड, ठीक है। एक्स्ट्रा एक्सेस जो अमीनो एसिड होते हैं जिनका हम यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, वो एक्स्ट्रा अमीनो एसिड डीमोटाबोलाइज जो होते हैं मेटाबोलाइज होते हैं और डीअमीनेट होते हैं मेटाबोलाइज में, जिसमें कि उसमें से जो अमोनिया ग्रुप होता है वो निकल जाता है, ठीक है, और उसमें जुड़ जाता है एक और HIN, वो अमोनिया बना लेता है, ठीक है। एक अमीनो ग्रुप निकल जाता है दैट इज NH2 और वो NH2 HN से जुड़ के बना लेता है NH3, ठीक है। डीअमीनेट, it form NH3 that is ammonia, ठीक है। फिर ये अमोनिया क्या करता है, ये अमोनिया ऑर्निथीन से मिलके इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और ये क्या बना लेता है, सिट्रुलिन बनाता है, सिट्रुलिन नाम का एक कंपाउंड बनाता है और साथ में वाटर निकलता है, ठीक है। इस प्रक्रिया में ये मैं आपको ऑर्निथीन आर्जिनिन साइकिल बता रही हूँ जिसमें क्या कैसे कौन कौन से जो प्रोसेस है वो होती हैं, ठीक है। सबसे पहली जो है कि अमोनिया एसिड अमीनो एसिड डीअमीनेट हो गए हैं और अमीनो एसिड से जो NH2 ग्रुप निकला, ठीक है, उसने क्या किया, एक HIN से जो था वो जुड़ गया और उन्होंने अमोनिया बना लिया। ये अमोनिया ऑर्निथीन से जुड़ा और कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, सिट्रुलिन जो था वो फॉर्म हुआ, ठीक है। फर्दर जो सिट्रुलिन था, ठीक है, फर्दर जो सिट्रुलिन था उसने वापस क्या किया, ये जो अमोनिया था उसको लिया, ठीक है, और उसने क्या बनाया, सिट्रुलिन और अमोनिया ने जो है रिएक्शन करके बनाया आर्जिनिन, आर्जिनिन, ठीक है। और इसमें जो था इसमें भी वाटर निकला। अब इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड का यूज नहीं है, ऑर्निथीन ने कार्बन डाइऑक्साइड और NH3 का उपयोग किया, सिट्रुलिन बनाया, सिट्रुलिन ने जो है वापिस NH3 का यूज किया अमोनिया का और आर्जिनिन बनाया, और इस आर्जिनिन ने फर्दर क्या किया, इस आर्जिनिन ने फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड लिया, वाटर निकाला और आर्गिनेज की उपस्थिति में इसने क्या बनाया, यूरिया, प्लस इसने बनाया ऑर्निथीन, ठीक है। ऑर्निथीन वापस यहाँ पे यूज हो गया और इस तरह ये साइकिल चलने लगी, ठीक है। तो ये जो था हमारे पॉइंट्स हैं, फ्लो चार्ट्स में बता रही हूँ मैं आपको, एक साइकिल में आपको बताऊंगी कि साइकिल में प्रॉपर साइकिलिक फॉर्म में हम कैसे, तो इस साइकिल को कहते हैं ऑर्निथीन आर्जिनिन साइकिल। साइकिल क्यों है, क्योंकि ऑर्निथीन वापस यूटिलाइज हो रहा है, NH3 वापस यूटिलाइज हो रहा है एंड द साइकिल गोज ऑन, और अमोनिया जो है वो यूटिलाइज होता जा रहा है और यूरिया बनता जा रहा है। इसको यदि हम यहाँ देखें तो यहाँ पे कैसा होगा, साइकिल फॉर्म में यदि देखें तो अमीनो एसिड डीअमीनेट, अमोनिया, फाइन, ठीक है। अमीनो एसिड है
डीएमिनेट हो रहे हैं, लिवर में ये प्रोसेस चल रही है, फाइन, लिवर में और कुछ किडनी में और कुछ ब्रेन में भी बनता है, लेकिन जो मेजर अमाउंट है यूरिया का वो किडनी लिवर में ही फॉर्म होता है। तो इस साइकिल में क्या हुआ, अमीनो एसिड है, एक्सेस ऑफ अमीनो एसिड हो रहा है, वो डीएमिनेट हो रहे हैं, अमोनिया बना रहे हैं, ये अमोनिया फर्दर किससे मिल रहा है, ऑर्निथीन से, जो कि मौजूद है ऑलरेडी, और ऑर्निथीन जो है साथ में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके क्या बना रहा है, सिट्रुलीन बना रहा है। और ये सिट्रुलीन, ठीक है, इस प्रोसेस में वाटर जो है वो निकल रहा है। अब ये सिट्रुलीन क्या हो रहा है, सिट्रुलीन वापस NH3 का उपयोग कर रहा है और आर्जिनिन बना रहा है, ठीक है, ठीक, वाटर अभी भी निकल रहा है, ठीक है, NH3 का उपयोग करके, और फर्दर इसने क्या किया, वाटर निकल रहा है इस प्रोसेस में। अब आर्जिनिन जो है हाइड्रोलाइज्ड हो रहा है, ठीक है, या इधर से ले लें कि ये जो वाटर है फर्दर इसको हाइड्रोलाइज कर रहा है, और आर्गिनेज नामक एंजाइम की मौजूदगी में, आर्गिनेज जो है इस प्रोसेस को, आर्गिनेज नामक एंजाइम जो है इस प्रोसेस में हेल्प कर रहा है, ठीक है, और हाइड्रोलाइज कर रहा है किसको, आर्जिनिन को। अब आर्जिनिन हाइड्रोलाइज होके क्या बना रहा है, वो बना रहा है ऑर्निथीन, ठीक, और इस प्रोसेस में प्लस वो बना रहा है यूरिया, ठीक है, ओके। सो दिस इज द ऑर्निथीन आर्जिनिन साइकिल, ओके, इसको, ठीक, तो इस ऑर्जिनिन आर्निथीन साइकिल को जो है कहते हैं यूरिया साइकिल भी कहते हैं, यूरिया साइकिल, और क्रेब्स हैंसलीट साइकिल भी कहते हैं, ठीक, और ऑर्निथीन आर्जिनिन साइकिल भी कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार इसमें वापस ऑर्निथीन बन रहा है और वो वापस यूटिलाइज हो रहा है, और इस प्रकार द साइकिल गोज ऑन, ठीक है, इसीलिए इसको जो है साइकिल कहा गया है, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स हैं वो रीयूटिलाइज हो रहे हैं, ठीक है। याद रहेगा, ऑर्निथीन, सिट्रुलिन, आर्जिनिन, और फिर यूरिया फॉर्म हो रहा है और ऑर्निथीन फिर से फॉर्म हो रहा है। सो दिस इज द साइकिल, ठीक है। यहाँ पे ये NH3 जो है वापस उपयोग में आ रहा है। सो दिस इज द इजीएस्ट वे टू मैक द साइकिल, और अदर वे में जो है आप यहाँ पे वापस क्या कर सकते हैं, आर्जिनिन और जो था वो यहाँ आर्जिनिन कर सकते हैं, यहाँ ऑर्निथीन कर सकते हैं, यहाँ सिट्रुलिन कर सकते हैं, और इस प्रकार भी ये साइकिल को बनाया जा सकता है। बट आई थिंक दिस इज द इजी वे टू रिमेंबर द साइकिल। और इस प्रकार ये जो यूरिया बना है ये हमारे ब्लड में आ जाता है। जब लिवर में से ब्लड सेल्स जाती हैं तो उन ब्लड सेल्स में ये यूरिया आ जाता है, ठीक है। और जब यही ब्लड सेल्स जो है हमारे किडनी में आती हैं और पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज बनाती हैं, तो ये यूरिया उन कैपिलरी से ट्यूब्यूल्स में, जो हमारी कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स थी प्रॉक्सिमल और डिस्टल, उसमें इसे एक्सक्रीट कर दिया जाता है, ठीक है। सो और कुछ यूरिया जो है वो फिल्टर भी होता है। अब फिल्ट्रेशन कैसे होता है वो हम आगे देखेंगे। सो दिस इज द यूरिया फॉर्मेशन हमने देखा। अब हम देखेंगे कि यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, यूरिन कैसे फॉर्म होती है, ठीक है। अब हम फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन में देखेंगे यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है किडनी में, ठीक। सो
इसके लिए सबसे पहले हम स्ट्रक्चर एक देखना पड़ेगा, और वो है बोमन्स कैप्सूल का स्ट्रक्चर। ये जो है ये है हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। बोमन्स कैप्सूल बना रही हूँ मैं। ये जो अलग से बना रही हूँ मैं, ये है पोडोसाइट्स, ठीक है। सभी में न्यूक्लियस है। ओके, और ये है हमारी कैपिलरीज। कैपिलरीज में एंडोथेलियल सेल जो हैं वो कैसे होती हैं, कंटिन्यूअस नहीं होती, ठीक है। और उसके कारण हमने पढ़ा था कि उसके बीच में जो है एक गैप होता है, ठीक। और उस गैप को कहते हैं फेनिस्ट्रीज, ठीक है। और जो पोडोसाइट्स होते हैं उनके कारण बीच में जो स्लिट पोर्स होते हैं वो भी एक पोर्स होते हैं, और वो पोडोसाइट्स में रहते हैं। उसके कारण जो इनर वॉल होती है वहाँ पे स्लिट पोर्स, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो ये फिल्ट्रेशन लेयर है, ठीक है, ये जो मेम्ब्रेन है ये फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन कहलाती है, जो कि कैसे बनती है, एक तो कैपिलरी की एंडोथेलियम के कारण, और दूसरा जो हमारी बेसमेंट सेल होती हैं उसके अलावा जो है बीच में ऐसी बड़ी पोडोसाइट्स होती हैं, और ये पोडोसाइट्स के बीच में कुछ पोर्स पाए जाते हैं जिन्हें कहते हैं, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रही हैं ये सेल्स, ठीक है, ग्रीन कलर से आई थिंक बेटर होगा, समझ में आएंगी। ये जो हैं ये है पोडोसाइट्स, ठीक, ओके। और इसमें रहते हैं कुछ पोर्स जिसके कारण जो है वो स्लिट पोर्स बनाती हैं, और यहाँ पे जो गैप होता है इसको कहते हैं फेनिस्ट्री, और यहाँ पे जो पोर्स होते हैं उनको कहते हैं स्लिट पोर्स। और इन पोर्स के कारण जो है जो ये फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन होती हैं, ठीक है, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, अभी हम इसमें पढ़ रहे हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन,
ठीक है। सबसे पहले क्या होता है कि ये जो नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलस होते हैं, ग्लोमेरुलस किसको कहा था? कैपिलरीज को, कैपिलरीज और बोमन्स कैप्सूल को टुगेदर ग्लोमेरुलस कहते हैं, ठीक है। और ये ग्लोमेरुलस जो है ये फिल्ट्रेशन का काम करता है, जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है उसके लिए ये नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन की जो ये बोमन्स कैप्सूल है, ये ग्लोमेरुलस है, दिस इज द बेसिक यूनिट विच फंक्शन फॉर द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो ये इसलिए आपको मैं इतना डिटेल में बता रही हूँ कि यहाँ से जो है क्या होता है, जब ये कैपिलरीज इसमें सप्लाई करती हैं, कैपिलरीज एक ग्लोब्यूल बनाती हैं, तो क्या होता है कि इन कैपिलरी की जो वॉल होती है उसमें भी थोड़ा स्पेस होता है, जिससे कि कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं फिल्टर होके और कहाँ आ जाते हैं, बोमन्स कैप्सूल में आ जाते हैं। इसके बोमन्स कैप्सूल का जो ये जो कप होता है इसमें वो फिल्ट्रेट होके जो है आ जाता है, और इसको जो है फिल्ट्रेट कहते हैं हम, ठीक है। जो छना हुआ फ्लूइड है उसको हम कहते हैं फिल्ट्रेट, ठीक। तो इसके लिए सबसे पहले कि फिजियोलॉजी जो स्ट्रक्चरल फिजियोलॉजी वो जानना ज़रूरी है कि जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन होती हैं वो कैसे फॉर्म होती हैं। कैपिलरी की एंडोथीलियम और प्लस इनर लेयर ऑफ बोमन्स कैप्सूल से। इनर लेयर को विसरल लेयर भी कहते हैं, ठीक, विसरल लेयर भी कहते हैं। तो ये जो दोनों मेम्ब्रेन होती है, ये जो दोनों लेयर होती हैं, ये एक फिल्टर का काम करती है, और यहाँ से जो फ्लूइड आता है वो फिल्टर होके कहाँ आ जाता है, इन ट्यूब्यूल्स में आ जाता है, ठीक है। फर्दर ये हमारी जो हैं, यदि यहाँ देखें तो ये हैं हमारी ट्यूब्यूल्स, ठीक। ठीक, इसमें हमने पढ़ा था कि ब्रश बॉर्डर जो हैं वो होती है, तो ये जो सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम है ट्यूब्यूल्स की, ये इसको ऐसा ब्रश बॉर्डर प्रदान करती हैं, ठीक। ओके, ओके। सो ये हम बना रहे हैं फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, देख ली हमने किसकी बनी होती है। तो ये फेनेस्ट्री और स्लिट पोर्स के कारण क्या होता है कि जब ये ब्लड एफरेंट जो ब्रांचेस रहती हैं, एफरेंट कैपिलरीज जो रहती हैं, एफरेंट वेसल्स जो रहती हैं, उनसे ये ब्लड जो है वो यहाँ आता है ग्लोमेरुलस में, और ये जो ग्लोमेरुलस होता है, ये जो ग्लोमेरुलस होता है, इसमें क्या होता है कि देयर इज अ increased hydrostatic pressure, that is hydrostatic pressure is blood pressure, ठीक है। जो ब्लड प्रेशर रहता है कैपिलरीज में वो हाई रहता है, और वो कितना रहता है 75 mm of Hg, ठीक है। मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी में हम प्रेशर को नापते हैं ब्लड के। तो यहाँ पे जो कैपिलरीज आती हैं उनमें हाई हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर रहता है, लेकिन क्या होता है कि फिल्ट्रेशन के कारण, जो कंटिन्यू फिल्ट्रेशन हो रहा है उसके कारण यहाँ पे जो इंटरट्यूब्यूलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो रहता है वो रहता है 20 mm of Hg, और जो कैपिलरीज रहती हैं उनका ऑस्मोटिक प्रेशर जो रहता है वो रहता है 30 mm of Hg, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ से यहाँ ज़्यादा है, क्यों ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं,
ठीक है, सोल्यूट्स हैं, बट प्लाज्मा प्रोटीन ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करते हैं और साथ ही थोड़ा बहुत हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी है, ब्लड का प्रेशर भी है। तो ये दोनों प्रेशर, ठीक है, द अपोजिट प्रेशर जो रहते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के, वो रहते हैं, वो कौन से रहते हैं, इंटरट्यूब्यूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और ये रहता है लगभग 20 mm ऑफ Hg। ऑल्दो कैपिलरी के ब्लड प्रेशर से काफी कम है, लेकिन दे एक्सर्ट सम प्रेशर, दे एक्सर्ट सम फोर्स, ठीक। और ऑल्सो ये अपोजिट प्रेशर क्रिएट होता है ड्यू टू द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ कैपिलरी ब्लड, और ये होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। और ये होता है अराउंड 30 mm ऑफ Hg। तो ये जो प्रेशर होता है ये क्या करता है, ये जो है यहाँ पे जो फिल्ट्रेट है, यहाँ पे जो फ्लूइड आ रहा है फिल्टर होके, उसके अपोजिट उसको क्या करेगा, उसको यहाँ भेजने की कोशिश करेगा। लेकिन ये चूंकि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हमारा ज्यादा होता है, 75 mm ऑफ Hg होता है, इसलिए जो टोटल इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर कहें उसको, वो होता है, वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम, 75 माइनस 30 प्लस 20, और वो होता है अराउंड 25 mm ऑफ Hg। दैट मीन्स ये जो 25 mm ऑफ Hg है, इसे फिल्ट्रेशन प्रेशर कहेंगे, और यह एश्योर करेगा कि कैपिलरी में से ब्लड फिल्टर हो सके और वो आ सके ट्यूब्यूल्स में, ठीक है। तो क्या होता है कि जो हमारी कैपिलरीज रहती है उसमें ब्लड प्रेशर हाई होता है। क्यों हाई रहता है, क्योंकि उनका जो डायमीटर होता है बहुत कम होता है। द कैपिलरी आर वेरी नैरोज, ठीक है, कैपिलरीज आर वेरी नैरो, एंड सो the hydrostatic pressure is very high, that is 75 mm of Hg, and so this high pressure maintains the filtration of the forcible exert of fluid into this cup of Bowman's capsule and then to the tubules, ठीक है। So this hydrostatic pressure maintains the filtration from the Bowman's capsule, ठीक है। तो अभी समझ में आया फिल्ट्रेशन कैसे हो रहा है। फिल्ट्रेशन हो रहा है क्योंकि वहाँ पे जो ब्लड का प्रेशर है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, वो काफ़ी हाई है, और उस हाई ब्लड प्रेशर के कारण क्या होता है कि जो फ्लूइड है वो कैपिलरीज में से जो फ्लूइड और सॉल्यूट्स हैं जो भी वहाँ से फिल्टरेट हो सकते हैं, इन पोर्स में से जो निकल सकते हैं, ठीक है, वो फ्लूइड और सॉल्यूट्स कहाँ आ जाएंगे, वो आ जाएंगे ट्यूब्यूल्स में, ठीक है। एंड इट इज ड्यू टू द इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। तो ये जो होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के ज़्यादा होने की वजह से इसमें जो पोर्स होते हैं उसमें से फ्लूइड और सॉल्यूट्स फिल्टर होके और ट्यूब्यूल्स में आ जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि ये जो पोर्स होते हैं, ये जो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन होती है, इसकी खास बात है, इट अलाउस filtration of molecules which molecular weight is more less than 68,000, ठीक है। जिन भी मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर वेट 68,000 से कम होगा वो तो यहाँ से फिल्टर हो जाएंगे, लेकिन जो इससे बड़े साइज के होंगे वो फिल्टर नहीं होंगे। इसलिए जो फिल्टरेबल होता है वो क्या क्या होता है, वो होता है वाटर, ग्लूकोज, अमीनो एसिड,
ठीक, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, ठीक, वाटर, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, यूरिया, यूरिक एसिड, हॉर्मोन्स, विटामिन्स, ठीक है, आयंस, आयंस भी जो हैं हमारे सारे इनऑर्गेनिक आयन, ठीक है, ये जो आयंस और ये सारे जो हमारे सब्सटेंस है, ये सारा जो मटेरियल है, दिस आर फिल्टरेबल, ये हमारे बोमन्स कैप्सूल में से फिल्टर होके और ट्यूब्यूल्स में आ जाता है। तो दीज आर फिल्टरेबल एंड सो अवर फिल्टरेट कंटेन ऑल दीज मटेरियल, ठीक है, एंड दिस इज नोन एज फिल्ट्रेट, ठीक है, जो छन के आ गया है दैट इज नोन एज फिल्ट्रेट, ठीक है। तो यहां से ये सभी फिल्टरेबल है। अब नॉन फिल्टरेबल क्या हो गया? नॉन फिल्टरेबल हो गया हमारे प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन और ब्लड कार्पसल्स। ब्लड कार्पसल्स मतलब कि जो हमारी ब्लड की सेल्स हैं, WBC, RBC और प्लेटलेट्स, ये सभी नॉन फिल्टरेबल हैं। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं हमारे ब्लड में वो फिल्टरेबल हैं, ठीक है। वाटर, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, हार्मोन, विटामिन्स, आयंस, ये सभी फिल्टर होके और आ जाते हैं ग्लोमेरुलस से फिल्टर होके आ जाते हैं बोमन्स कैप्सूल के कप में और कप से आ जाते हैं ट्यूब्यूल्स में, ठीक। तो अब आप कहेंगे कि भाई ये सब फिल्टर हो जाता है तो फिर हमें तो बहुत लॉस हो सकता है, ठीक है। यदि ग्लूकोज हम लॉस कर रहे हैं, यदि ग्लूकोज फिल्टर हो गया है, दैट मीन्स कि हमारी जो यूरिन है उसमें भी ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में होगी। लेकिन नहीं, क्यों? क्योंकि फर्दर हमारी ट्यूब्यूल्स जो हैं दे आर वेरी मच स्पेशलाइज्ड टू रेस्टोर ऑल दिस थिंग, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे, ये हमने देखा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कि ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन कैसे होता है, ठीक है। ग्लोमेरुलस और इसको कहते हैं मालपीगियन कैप्सूल या मालपीगियन बॉडी, ठीक। तो ये जो हमारे ग्लोमेरुलस और बोमन्स कैप्सूल है उसको मिला के मालपीगियन कैप्सूल कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे आई थिंक यू आर वेरी मच क्लियर, ठीक। ये जो है हमारी एफरेंट वेसल्स हैं जिससे कैपिलरीज बनती हैं, कैपिलरीज जो हैं ग्लोमेरुलस फॉर्म करती हैं। ये हमारी इफरेंट ब्रांच है जो कि फर्दर पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज बनाती हैं। ये हमारी हैं पीसीटी की सेल्स, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में जो सेल्स होती हैं ये वो सेल्स हैं जिसे हमने बताया था कि कॉलमनर और साथ ही सीलिएटेड होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको सीलियास दिख रहे हैं और ये सीलियास और ये सीलियास जो क्या करते हैं सीलियास का क्या काम होता है कि सीलिया जो है एब्जॉर्प्शन की सरफेस को बढ़ा देते हैं और यहाँ पे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन होता है, इसलिए सीलिया जो है वो उसकी ट्यूब्यूल्स को काफ़ी, जो उसकी सरफेस एरिया है उसे काफ़ी बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हमने पढ़ा। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में हमने देखा कि फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन क्या होती है। फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन फॉर्म होती है कैपिलरी एंडोथेलियम से और इनर लेयर ऑफ बोमन कैप्सूल से, कैपिलरी वॉल भी कह सकते हैं, ठीक है। देन ये क्या करती हैं, इसमें जो पोर्स होते हैं फेनिस्ट्री और स्लिट पोर्स, दे ओनली अलाउ फिल्ट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल विच मॉलिक्यूलर वेट इज लेस देन 68,000, ठीक है। नाउ वी कम टू द फिजियोलॉजी कि कैसे कैसे फिल्ट्रेशन होता है। तो हमने देखा कि भाई दो फोर्स होते हैं, एक तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है जो कि अलाउ करता है कि भाई ब्लड में से फ्लूइड फिल्टर हो जाए, ठीक है। लेकिन एक अपोजिट
फोर्स होता है जो कि अलाउ नहीं करता फिल्ट्रेशन को, और वो होता है अपोजिट प्रेशर ड्यू टू द इंटरट्यूब्यूलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, जो ट्यूब्यूल्स में हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर रहता है वो, और प्लस ऑस्मोटिक प्रेशर जो कि कैपिलरीज में है। ठीक है, तो ऑस्मोसिस में हमने क्या पढ़ा है कि यदि कहीं पे किसी की ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा है, दैट मीन्स उसमें यदि सॉल्यूट्स ज़्यादा है तो वाटर कहाँ जाएगा, जहाँ पे सॉल्यूट्स ज़्यादा हैं। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ये कहता है कि भाई जो ट्यूब्यूल्स में से वाटर है वो जाए कैपिलरीज में, लेकिन बिकॉज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कहीं ज़्यादा है इन दोनों से, और दैट इज अराउंड 25 mm ऑफ Hg, वो क्या करता है, फिल्ट्रेशन प्रेशर, इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर को बनाता है, और ये इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर ये अश्योर करता है कि वहाँ से फिल्ट्रेशन होता रहे। ठीक है, फिर हमने देखा कि ये फिल्टरेट बनाता है वाटर, जब यहाँ से फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है, यहाँ से जब कैपिलरीज होके जाती हैं तो ग्लोमेरुलस में से फिल्ट्रेशन होता है फ्लूइड का और बाकी सॉल्यूट्स का, और यहाँ पे जो कंटेंट होता है, यहाँ पे जो ट्यूब्यूलर फ्लूइड होता है, यहाँ से फिल्टर होने के बाद उसका जो कंपोजिशन होता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है हमारे ब्लड के प्लाज्मा की कंपोजिशन से। ठीक है, इनका जो कंपोजिशन, ठीक है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, यूरिया, यूरिक एसिड, इनका जो कंपोजिशन ब्लड में रहता है ऑलमोस्ट सिमिलर कंपोजिशन इस फिल्टरेट का रहता है। ठीक है, इस फिल्टरेट का रहता है, और यहाँ से जो इफरेंट वेसल्स निकलती हैं उसमें क्या होता है कि इन सभी चीज़ों का कम जो है कंसंट्रेशन हो जाता है, बहुत लेस कंसंट्रेशन होता है, वाटर, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सभी कम हो जाता है। इसलिए जब ये फर्दर पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज बन के आती हैं तो वहाँ से एब्जॉर्प्शन में हेल्प मिलती है। क्या हेल्प मिलती है कि जो हमारी काम की चीज़ें होती हैं वो डिफ्यूजन के द्वारा या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा उसे वापस रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ओके, तो हमने देखा नॉन फिल्टरेबल क्या है और फिल्टरेबल क्या है। ठीक है, अब जब यहाँ से ये इफरेंट आर्टियोल लीव करती हैं, वेसल्स लीव करती हैं, तो दे ओनली कंटेन ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन एंड सम प्लाज्मा, ठीक है, प्लस सम प्लाज्मा। तो बाकी चीज़ों का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम हो जाता है इन इफरेंट वेसल्स में, और ये फिर फर्दर पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज बनाती हैं। ठीक है अच्छा, तो जो हमारी किडनी है, हमारे जो नेफ्रॉन्स हैं, वो काफ़ी सारा जो ब्लड है कंटिन्यू वहाँ से फिल्ट्रेट होता रहता है, कंटिन्यू जो है वहाँ से फिल्ट्रेशन होता रहता है, रीएब्जॉर्प्शन होता रहता है, और क्या होता है कि जो 1100 से 2000 लीटर ब्लड डेली जो है किडनी को सप्लाई करता है। ठीक है, और करीब 180 लीटर पर डे जो हमारा बोमन्स कैप्सूल है वो फिल्टर करता है, फिल्टर बाय किडनी। ठीक है, किडनी से पर डे 180 लीटर ब्लड को फिल्टर किया जाता है, लेकिन पर डे सिर्फ 1.5 लीटर यूरिन ही बनाई जाती है। ठीक है, दैट मीन्स आप सोचिए कि कितनी ज़्यादा क्वांटिटी आगे जाके ट्यूब्यूल्स में रीअब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, तो दैट रीअब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस है दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, और फर्दर हम जाके वही समझ रहे हैं। इसीलिए मैं आपको ये कंसेप्ट बता रही हूँ कि 1100 से 2000 लीटर ब्लड डेली किडनी को सप्लाई होता है, और उस ब्लड सप्लाई में से अराउंड 180 लीटर ब्लड जो है वो 180 लीटर जो फ्लूइड है वो फिल्टरेट कर दिया जाता है, फिल्टर हो जाता है, और उसमें से सिर्फ 1.5 लीटर यूरिन पर डे फॉर्म की जाती है। दैट मीन्स किडनी में काफ़ी ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन
हो रहा है आफ्टर द फिल्टरेशन, ठीक है। सो दिस इज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द रीएब्जॉर्प्शन फ्रॉम द ट्यूब्यूल्स, ठीक है, ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन जिसे कहते हैं।